हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। जैसे कि हम सभी को पता है कि नीम करौरी महाराज जी का कैची धाम आश्रम चमत्कारी मंदिरों में से एक है, परंतु बाबा के भक्तों के अलावा कुछ ही भक्तों को पता है कि बाबा जी का महासमाधि मंदिर वृंदावन में है। जानिए वृंदावन धाम, नीम करौरी महाराज जी का आश्रम और सिद्धि माँ की, नीम करौरी महाराज जी और छोटी माँ जीवंती माँ की एक सुंदर कथा, जो माँ के प्रेम और भक्ति भाव को, नीम करौरी महाराज जी के प्रति उनका स्नेह, प्रेम, भक्ति भाव दर्शाती है। और साक्षात छोटे बाल रूप में कान्हा जी के दर्शन उनको हुए। ये छोटी सी अनसुनी कहानी, सच्ची कहानी यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जया जी द्वारा श्री सिद्धि माँ नीम करौरी महाराज जी की सुंदर सच्ची कहानियाँ श्री सिद्धि माँ पुस्तक से मैं आपके लिए लाती रहूं। जया जी बताती है, पहली बार श्री वृंदावन धाम जाने का सौभाग्य उन्हें 80 के दशक के मध्य में मिला। माँ के साथ जाने वाली मेरी ये पहली ट्रेन यात्रा थी और उस यात्रा में एक अपना ही अलग आनंद था। उन्हें याद है कि उस दिन काठगोदाम स्टेशन से एक ही ट्रेन आगरा प्लेटफॉर्म के लिए जाती थी। आगरा फोर्ट एक्सप्रेस मथुरा से होकर जाती थी। माँ ट्रेन के प्रस्थान से पहले वह काठगोदाम स्टेशन पर पहुंच जाती थी। माँ के स्टेशन पहुंचते ही भक्तों का आगमन भी शुरू हो जाता और स्टेशन यात्री प्रतीक्षा कार्यालय कक्ष कुछ देर के लिए सत्संग हॉल के रूप ले लेता। ट्रेन भी प्रस्थान के समय, निर्धारित समय पर काठगोदाम स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लग जाती थी। उन दिनों ट्रेन आज की आधुनिक ट्रेन जैसी नहीं होती थी। आगरा फोर्ट नाम एक ट्रेन छोटी लाइन पर चलती थी और उस पर पुराने डब्बे काठ की एक गाड़ी जैसे लगते थे। आगे से स्टीम इंजन होता था जो धुएं के काले बादल जैसे उड़ते जाता। ट्रेन की रफ्तार भी तेज नहीं होती थी और ना ही उसमें कोई वातानुकूल डिब्बा होता था। बोगी की लगभग सभी सीटें माँ के साथ यात्रा करने वालों के लिए आरक्षित थीं। सितंबर का महीना था, जिस कारण बाहर उष्म भरी गर्मी थी, उधर ट्रेन के अंदर भी भीषण गर्मी थी। सभी लोगों को पसीना आ रहा था, तरबतर हो रहे थे और इंजन के काले धुएं से कपड़े भी काले होने लगे। इतनी गर्मी में रात में नींद आने का कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन प्रसन्नता का माहौल तो बना हुआ था। आधी रात के आसपास वह ट्रेन कासगंज स्टेशन पर रुकती है। कासगंज स्टेशन की चाय उन दिनों बहुत विख्यात हुआ करती थी। ट्रेन में पहुंचते ही सभी यात्री चाय पीने के लिए प्लेटफॉर्म से उतर जाते थे। कासगंज स्टेशन पर मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली चाय हमारी इस यात्रा का सबसे आकर्षक हुआ करती थी। दोनों माँ के लिए शुद्ध चाय विक्रेता से कुल्हड़ की चाय लाई जाती थी। ऐसा ही एक बार यात्रा में दोनों माँ ने जिन कुल्हड़ों में चाय पी थी, वह आज भी माँ के संग्रह में संरक्षित है। वृंदावन आश्रम पहुंचने पर मैंने माँ के साथ महाराज जी के मंदिर के दर्शन किए। फिर माँ ने मुझे महाराज जी की कुटी दिखाई। महाराज जी की कुटिया उनके समय में जिस रूप में थी, उसको ठीक उसी स्थिति में रखा गया था। माँ ने कुटिया के बाहर बरामदे में रखे तख्त को दिखाते हुए बताया कि महाराज जी अधिकतर बरामदे में ही बैठा करते थे। इसी बरामदे के दूसरी तरफ माँ जी की कुटिया थी। माँ का एक छोटा सा कक्ष था। कक्ष की दीवारों में बने ताक में माँ, महाराज जी का कंबल और छवियां रखी थी। कक्ष के 2 तख्त लगे थे जिसके ऊपर काले कंबल बिछे हुए थे। इसी कक्ष के बगल में एक गल्लूनुमा कमरा था। एक छोटी कोठरी थी,
उस कोठरी का प्रयोग प्रसाद के लिए, फल मिठाई रखने के लिए किया जाता था। उसी प्रसाद को वहाँ माँ आने वाले भक्तों को वितरित करती थीं। मैंने उस कक्ष में भी कभी खाली नहीं देखा। उस कक्ष के दीवारों की देहरी में लकड़ी का एक 1.5 फुट लंबा आयताकार टुकड़ा रखा हुआ था। उसको देखते हुए माँ हंसकर बताने लगी कि यह उनकी अलमारी का काम करता है। लकड़ी के उस टुकड़े के ऊपर माँ अपने दैनिक उपयोग की चीजें जैसे कंघी, बालों का तेल, मंजन आदि रखती। वृंदावन में बिजली चले जाने आम बात है, इसलिए अंधेरा होने पर उजाला करने के लिए मोमबत्ती, दियासलाई भी वहाँ रखी जाती थी। कभी कभी दिन में विश्राम के समय माँ इस लकड़ी के टुकड़े का सिरहाना भी बना लेती थी। नेमकरौरी महाराज जी ने वर्ष 1973 में अनंत चतुर्दशी के दिन वृंदावन की पवित्र भूमि में महासमाधि ली थी। जिस जगह उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था, वहां पर उनका भव्य समाधि मंदिर की स्थापना की गई। अनंत चतुर्दशी का पर्व प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में ही पड़ता है। महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर दोनों माँ प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन वृंदावन में होती। इस दिन महाराज जी के सभी आश्रम मंदिर में विशेष पूजा और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता, लेकिन मुख्य भंडारा वृंदावन आश्रम में आयोजित होता है। महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर वृंदावन आश्रम में हजारों लोगों की भीड़ होती है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य दूर देशों से भक्त तो आते ही हैं। नीमकरौरी, अकबरपुर, उज्जैनी, हाथरस, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, नैनीताल आदि नज़दीकी और देहरादून के क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में महाराज जी के भक्तों से आश्रम भर रहा रहता है। नैनीताल के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगभग सभी भक्तों द्वारा वृंदावन आश्रम पहुंचकर महाराज जी की श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। महाराज जी की पुण्यतिथि की प्राय से लेकर अगले दिन तक माँ उपवास रखती है और इस अवधि में केवल माँ पानी ही ग्रहण करती थी। महाराज जी की पूजा के बाद माँ के कक्ष बरामदे में दर्शनार्थियों की भीड़ होने लगती। माँ प्रेम पूर्वक प्रत्येक से मिलती। माँ के दर्शनों का यह क्रम सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहता। यहाँ भी लोगों का मन में माँ के लिए प्रति स्नेह एवं अपनापन का भाव देखने को मिलता। नीमकरौरी गांव के लोग माँ से अलग से मिलने की इच्छा रखते थे। उज्जैनी, हाथरस, आगरा के भक्त महाराज जी के समय से ही माँ से अपना नाता जोड़ते। महाराज से पुराने भक्तों से मिलने पर माँ विशेष प्रेम दर्शाती थी। माँ के सानिध्य में इन दर्शनों के मध्य महाराज जी के समय की लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलता था। भंडारे में आए सभी भक्तों को विदा करने के कुछ दिन बाद माँ स्वयं कैंची के लिए प्रस्थान करती थी। माँ की छोटी कुटी को दर्शन कक्ष के नाम से जाना जाता है। माँ जब तक वृंदावन में रहती, उनके दर्शन के लिए भक्तों का यहाँ आगमन होता रहता, जिसके प्रति अनेक सरल प्रेम और ममतामयी करुणा से लोग माँ की ओर खींचे चले आते थे। एक वृद्ध माई महाराज जी के समय उनके लिए 4 रोटी अचार लाया करती थी। अब वही माई माँ के लिए रोटी अचार लाया करती हैं और माँ इस प्रसाद को अत्यंत प्रेम से स्वीकार करती थी। इन सबके बीच वृंदावन की परिक्रमा भी करती थी। महिलाओं की टोली लंबा घूंघट निकाले हुए माँ के दर्शन के लिए आती। यह महिलाएं माँ को वृज का पारंपरिक रसिया गीत सुनाती थीं, जिसमें राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन होता था। वृंदावन में होली के उत्सव के बाद माँ नीम करौली धाम जाया करती थी। कभी कभी नीम करौली से लखनऊ भी जाया करती थी। लखनऊ में हनुमान जी, जिन्हें महाराज जी गवर्नर जनरल हनुमान कहते थे, के दर्शन करती थी। लखनऊ में माँ की उपस्थिति में भगवत सप्ताह, कथा, प्रवचन और हनुमान चालीसा संगीतमय पाठ के पूरे वातावरण में नई ऊर्जा संचार हो जाता। माँ के लिए महाराज जी के शब्द थे, जहाँ जाएगी वहाँ मंगल होगा।
जया जी बताते हैं कि वृंदावन की मधुर स्मृतियों में से एक महाराज जी और दोनों माँ की लीलाओं की एक सबसे प्रिय एक स्मृति का वर्णन किए बिना यह प्रसंग मेरे लिए अधूरा रह जाएगा। उन दिनों जब महाराज जी जीवंती माँ और माँ कैची धाम में थे, हमेशा की तरह एक दिन बाहर महाराज जी बरामदे में भक्तों से घिरे हुए अपने तखत पर बैठे हुए थे। उस समय छोटी माँ महाराज जी के लिए प्रसाद तैयार कर रही थी और माँ अंदर उनके कक्ष में महाराज जी की कुटी को संवार रही थी। कुछ देर बाद माँ बाहर बरामदे से आई तो उन्होंने देखा कि महाराज जी अपने तखत पर नहीं हैं और ना कोई दर्शनार्थी है। माँ ने चारों ओर देखा तो बाहर गेट से महाराज जी की जीप में उन्हें बैठकर कहीं जाते हुए दिखाई दिए। इस प्रकार अचानक चले जाने के बारे में महाराज जी ने माँ को कुछ नहीं बताया और ना ही अपने अचानक से जाने के बारे में कोई संदेश छोड़कर गए। इधर जीवंती माँ महाराज जी के लिए प्रसाद तैयार करके लाई थी। दोनों माँ काफी देर तक महाराज जी के लौटने की प्रतीक्षा करती रही। क्योंकि महाराज जी बिना प्रसाद ग्रहण करिए चले गए थे, इसलिए दोनों माँ ने भी भोजन प्रसाद नहीं लिया। जब संध्या का समय तब महाराज जी नहीं लौटे। दोनों माँ ने सोचा कि शायद महाराज जी भूमि आधार गए हों। दोनों माँ ने भूमि आधार जाने का निर्णय किया। प्रसाद लेकर माँ भूमि आधार पहुंची तो महाराज जी वहां भी नहीं मिले। भूमि आधार में माँ को संदेश मिला कि महाराज जी लखनऊ गए हैं। दोनों माँ वापस कैची लौट आई और आपस में निर्णय लिया कि वह तभी प्रसाद ग्रहण करेंगी जब महाराज जी आएंगे। इसी बीच भारी बारिश के कारण कैची से आने जाने का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, जिस कारण पर्वतीय क्षेत्रों सहित कैची में भी अचानक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो गई। यहाँ तक कि कैची फार्म से आश्रम तक दूध पहुँचना भी संभव नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार 2-3 दिन बीत गए। इन दिनों में दोनों माँ ने भोजन के नाम पर केवल काली चाय पानी ही ग्रहण किया। उन दिनों आश्रम में केवल 2 या 3 लोग ही रह गए थे, जिसमें से एक कुंवरदास बाबा थे। लगातार बारिश से क्षिप्रा नदी में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सबने माँ को कैची छोड़ने का आग्रह किया, परंतु महाराज जी की आज्ञा के बिना माँ कहीं जाने से मना कर दिया। 6-7 दिन जब बारिश नहीं रुकी तो आश्रम के अंदर भी पानी भरने की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुंवरदास बाबा ने दोनों माँ से कैची से चले जाने के लिए विवश कर दिया। आश्रम में एक पुराने कर्मचारी प्रताप माँ के लिए टैक्सी लाने के लिए चले गए। जब टैक्सी लेकर आए तो उन्होंने बताया कि महाराज जी वृंदावन पहुंच गए हैं। महाराज जी के वृंदावन पहुंचने का समाचार सुनकर दोनों माँ ने वृंदावन जाने का निर्णय लिया। अब कैची से टैक्सी में बैठकर नज़दीकी स्टेशन पहुंचकर काठगोदाम के लिए माँ रवाना हो गई। काठगोदाम स्टेशन से कुछ ही पहले शीतला माँ देवी मंदिर के पास सड़क एक हिस्सा बारिश में पूरी तरह से धंस गया था, जिसके कारण स्टेशन तक पहुंचना मुश्किल था। काठगोदाम स्टेशन पहुंचने के लिए वहां अब एक ही विकल्प रह गया था कि पहाड़ी से नीचे उतरा जाए, गोला नदी पार कर स्टेशन पहुंचा जाए। लेकिन गोला नदी से होकर जाना भी सुरक्षित नहीं था। दोनों माँ टैक्सी वहीं छोड़कर स्टेशन पहुंचने के लिए गोला नदी में उतर गई। नदी में बढ़ते हुए जल स्तर और तेजी बहाव में कमर तक गहरे पानी में माँ गोला नदी पार करी और छोटी माँ भी प्रताप की सहायता से उसको पार कर पहुंच गई। पैदल काठगोदाम स्टेशन को जाते हुए रास्ते में माँ को फूलों से लदा पारिजात का एक पेड़ दिखाई दिया, जिसमें सुंदर उपवास व यात्रा की सारी कठिनाइयों को भूलते हुए माँ अपनी गीली धोती में पल्लू में पारिजात के फूल एकत्रित करने लगी और कहने लगी कि वह इनको महाराज जी के लिए वृंदावन लेकर जाएंगी। जब छोटी माँ ने माँ को समझाया कि पारिजात के फूल कोमल पुष्प वृंदावन में पहुंचने तक गर्मी से खराब हो जाएंगे,
तो माँ ने हमेशा की तरह छोटी माँ की बात मान ली। मार्ग की तमाम कठिनाइयाँ चुनौतियों का सामना करके दोनों माँ काठगोदाम पहुँच गईं और वहाँ से वृंदावन की यात्रा के लिए रेल में रवाना हो गईं। अगली सुबह वृंदावन पहुंचकर दोनों माँ आश्रम के नजदीक पहुंची ही थी कि अचानक सुंदर आंखों और घुंघराले बालों वाला एक बालक दौड़ता हुआ माँ के निकट आया और जोर जोर से पुकारते हुए कहने लगा, लो फूल ले लो। ऐसा कहते हुए उस बालक ने अपने हाथ में रखी एक टोकरी जिसमें बहुत सारे पारिजात के फूल माँ के ऊपर बरसा दिए। यह दृश्य देखकर छोटी माँ वर्णन करती हैं कि उस समय माँ का पूरा शरीर फूलों से भर गया था। उनकी धोती के आंचल में भी बहुत सारे फूल एकत्रित हो गए थे। आश्रम पहुंचकर दोनों माँ ने महाराज जी के कक्ष के पीछे का द्वार खटखटाया तो महाराज जी ही दरवाज़ा खोलते हैं और छोटी माँ बताती हैं कि उस समय महाराज जी के चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा जैसी थी। माँ को अपने सामने देखकर उत्साहित होकर महाराज जी बोले, कौन मिला, कौन मिला? फिर अपने आप बोले, ठाकुर आए, ठाकुर आए। माँ जब महाराज जी को प्रणाम करने के लिए झुकी तो उनके आंचल से पारिजात के सारे पुष्प महाराज जी के चरणों में गिर गए। महाराज जी का यह सुंदर कथा श्री सिद्धि माँ पुस्तक से जया जी जब बताती हैं तब श्री सिद्धि माँ महाराज जी का वह भक्ति भाव और प्रेम देखकर पूरा यकीन हो जाता है कि महाराज जी हमेशा श्री सिद्धि माँ के साथ हैं और अपने सभी भक्तों के साथ हैं जो उनको याद करते हैं। यदि आप श्री सिद्धि माँ पुस्तक से और सुंदर कथाएं श्री नीम करौरी महाराज जी की, श्री सिद्धि माँ की जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि महाराज जी से जुड़ी, कैची धाम से जुड़ी छोटी छोटी सुंदर सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।